और आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य ताकत ने सिर्फ दुनिया को ही नहीं बल्कि भारत में पिछले कुछ सालों में जिस तरह से सैन्य ताकत को आत्मनिर्भर बनाया गया, मजबूत किया गया, और ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारत ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। स्कैल्प और हैमर मिसाइल लड़ाकू जेट से लॉन्च की गई और स्कैल्प और हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ कम जोखिम के साथ दुश्मन के क्षेत्र में बड़ा हमला करने में ये मिसाइलें सक्षम हैं। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन जो थे उनका एक महत्वपूर्ण एक तरह से भूमिका रही ऑपरेशन सिंदूर में। आत्मघाती ड्रोन है स्काई स्ट्राइकर, और किस तरह से इन ड्रोन्स ने भी सटीकता के साथ विशेष स्थान को निशाना बनाने में सक्षम रहे हैं। स्काई स्ट्राइकर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में एक बड़ी भूमिका रही है। साथ ही साथ रियल टाइम जीपीएस और ड्रोन बेस्ड टारगेटिंग को भी एक मदद मिली है। और ये तमाम टेक्नोलॉजी पिछले कुछ समय में भारत ने जिस तरह से बदलते वॉरफेयर यानी कि टेक्नोलॉजी को बेहतर करते हुए सैनिक क्षेत्र में एक नए न्यू एज वॉरफेयर की दिशा में जो भारत के रक्षा क्षेत्र में काम हुआ है, उसका भी एक तरह से एक बड़ा असर दिखाई दिया है ऑपरेशन सिंदूर को कम समय में सटीकता से पूरा करते हुए। जैसे हमने देखा है, सटीकता से लक्ष्य भेदने और टारगेट को मॉनिटर करने में सक्षम है रियल टाइम जीपीएस और ड्रोन बेस्ड टारगेटिंग। इसी के साथ साथ उन्नत तकनीक के कारण कम से कम कोलैटरल डैमेज के साथ सर्जिकल स्ट्राइक संभव हुआ है। रोटेशन टाइम और शेड्यूलिंग, इसको भी लेकर इस पूरे सिस्टम में इस पर एक जोर दिया गया है। तेजी से आकलन करने और एडजस्टमेंट करने में मदद की है इस सिस्टम ने। रोटेशन टाइम और शेड्यूलिंग की वजह से जो मदद मिली, इससे संसाधनों का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कम समय में टारगेटेड एक तरह से जो प्रिसिशन जो था हमारा, वो सबसे ज्यादा सटीक रहा है। एक्सकैलिबर 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल और M777 लाइट वेट हॉविट्जर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये तमाम वो एक तरह से तकनीक और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है। आइए एक बार और नजर डालते हैं कि किस तरह से भारत के डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर वॉरफेयर के क्षेत्र में भारत लगातार जो आत्मनिर्भर हो रहा है, उसने किस तरह से पूरी तस्वीर को बदला है। ये लंबी मेहनत भारत की रही है और इसमें भारत के साथ DRDO, BEL और नई स्टार्टअप कंपनियां मिलकर उन्नत तकनीक विकसित कर रही हैं, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक मजबूत हो रही है। और इसी की वजह से भारत की तकनीकी युद्ध क्षमता और भारत की आत्मनिर्भरता दोनों बड़ी है। अगर उसकी तरफ आप नजर डालेंगे तो कई ऐसे रडार हैं जो बताते हैं कि किस तरह से भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। इसमें रोहिणी रडार है, वहीं अश्विनी रडार है जो DRDO और भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने मिलकर इसको विकसित किया है। ये तमाम वो रडार हैं जो सीधे सीधे प्रहार करते हैं और रोकते हैं दुश्मन की तरफ से जो वार है। स्वाति रडार दुश्मन के हथियारों के स्थान को सटीक रूप से बताने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये तमाम रडार जो हैं, ये इस तरह से ये रडार दुश्मन की गतिविधियों को सटीकता से पकड़ने में सक्षम है। और इस सैन्य शक्ति, या फिर यूं कहें कि ये जो आत्मनिर्भर भारत हुआ इस दिशा में, उसका एक बड़ा असर हमने देखा है। उन्नत रडार जो हैं उनकी हम बताते हैं संयुक्ता, एक स्वदेशी रूप से विकसित इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली है। किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को विकसित किया है भारत में, क्योंकि ये न्यू एज वॉरफेयर है। इसमें जो बदली हुई परिस्थितियां, उसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स जो हैं, उसमें जैमिंग एक प्रक्रिया होती है। दुश्मन के तमाम वो जो दुश्मन की तरफ से फायर किया जाता है उनको कैसे जैम करें। स्पूफिंग है, दुश्मन की प्रणालियों को गलत या नकली संकेत भेजना ताकि वे भ्रमित हो सके। जैमिंग, स्पूफिंग, सिग्नल मैनिपुलेशन के लिए रेडियो वेव, रडार या डेटा संकेतों में जानबूझकर बदलाव करना ताकि दुश्मन की प्रणाली असफल हो सके। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को विकसित किया गया है और शत्रु के संचार और रडार प्रणालियों को बाधित करने की क्षमता रखता है EWS सिस्टम से भारत ने न्यू एज वॉरफेयर में एक तरह से कई कदम आगे बढ़कर भारत की प्रगति दिखाता है। जमीनी और समुद्री युद्ध में दुश्मन के संचार को बाधित करने की क्षमता है EWS में। तो EWS सिस्टम की तरफ भारत ने एक लंबे समय में काम किया है। दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक संचार और रडार को रोकने की
प्रणाली है EWS सिस्टम, और इस सिस्टम से ही भारत को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से तमाम हमले हुए, हम जानते हैं कि जब हमारे तीनों ही सेनाओं के DGMO प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि दीवार की तरह हमारा एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा रहा। डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम है BEL, और BEL DRDO के सहयोग के साथ कई ऐसी तकनीक विकसित की गई है जिसमें कम्युनिकेशन है, नाइट विजन है, रडार है, सैन्य ग्रेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता है। BEL की विशेषज्ञता DRDO के साथ मिलकर कई ऐसे काम किए गए हैं। सेना के लिए स्वदेशी टेक्निकल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए गए हैं, बैटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। तो इस दिशा में भारत ने कई ऐसे महत्वपूर्ण काम किए हैं जिसका एक असर ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में दिखाई दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित डिफेंस डिवाइस पर काम कर रहे कई स्टार्टअप्स जैसे कि TONBO और इमेजिंग, आइडिया ऑफ ORGE, ये तमाम वो संस्थाएं हैं, स्टार्टअप्स हैं जो लगातार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सिस्टम को विकसित करने में काम कर रहे हैं। वहीं क्वांटम कम्युनिकेशन और सेंसर टेक्नोलॉजी पर भी लगातार काम किया जा रहा है। तो न्यू एज वॉरफेयर की जब हम बात करते हैं तो उसको लेकर भारत अपनी तैयारियों पर एक लंबे समय से काम कर रहा है, और उस काम को देखा गया ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने में। और इसी से संबंधित हमारे गेस्ट भी जुड़ गए हमारे साथ। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेजर जनरल कक्कड़। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर को जब हम देखते हैं और न्यू एज वॉरफेयर की बात करते हैं तो उसमें आप भारत की ताकत को अब किस तरह से आंकते हैं? देखो, अभी तक लोगों ने समझा था कि भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिसके अंदर ना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है, ना सारे सिस्टम्स अमेलगमेट होके काम हो सकते हैं। पर इस बार भारत ने ये क्लियर कर दिया कि अपने युद्ध के साथ, अगर आप देखो कुछ साल पहले जनरल बिपिन रावत ने बोला था कि अगला युद्ध जो होगा हम अपने इक्विपमेंट के साथ लड़ना चाहेंगे, और अब आज इस बार जो युद्ध हुआ, जितना इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ वो सब हमारा अपना बना था। लार्जली अगर आप एयर डिफेंस देखो, पूरा अमेलगमेशन, चाहे वो बैरक मिसाइल्स हो जो इंडिया इजराइल ने बनाया हो या S-400 हो, उस सबको अमेलगमेट किया भारत के अपने एयर डिफेंस सिस्टम से। और ऐसा अमेलगमेशन मेरे ख्याल दुनिया के अंदर कम ही दिखा है। जो प्रिसिशन टारगेटिंग हुआ, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल्स हो, चाहे वो हमारे अपना एमिनिशन या बाहर का भी अगर आप एमिनिशन इस्तेमाल कर रहे हो, उसको अमेलगमेट करना इंडियन सिस्टम्स के साथ, इंडियन इक्विपमेंट के साथ, रियल टाइम टारगेटिंग और रियल टाइम इस्तेमाल करना, ये सब एक बहुत खासियत है। जो हमारे ड्रोन्स थे, उन मतलब कोई चीज नहीं था जो पूरा अमेलगमेट नहीं हुआ। और जब आप मेन स्ट्राइक देखो ऑपरेशन सिंदूर की, 25 मिनट के अंदर आपने जो तबाही फैलाई अक्रॉस द बॉर्डर, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस, जहां तीनों सर्विस ने जॉइंट मिलके, चाहे लैंड हो चाहे एयर हो, जब एयरफोर्स डेप्थ टारगेट्स को एंगेज कर रही थी, आर्टिलरी लैंड फोर्सेस की क्लोज टारगेट्स को एंगेज कर रही थी, आप इन्हें बताया एक्सकैलिबर एमिनिशन का इस्तेमाल, ये सब जो आप जॉइंट करोगे, इनका जो इंटीग्रेशन होना है, इनका टाइमली इंटीग्रेशन, टारगेट इंटीग्रेशन, कौन सा टारगेट कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल करेगा, किस प्रकार एंगेज करेगा, ये सब एक स्पेशल टेक्निक्स है और जो स्पेशल इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए मेरे ख्याल हमारा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जो आज हमको देखने को मिला, दुनिया को दिखा दिया भारत ने कि हमारा अपना इक्विपमेंट बहुत सही है। और अगर आप देखो, जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया टर्किश और चीन का इक्विपमेंट, चीन के रडार्स, चीन का जो मिसाइल सिस्टम्स है, एक हमारे मिसाइल को नहीं पकड़ा, उनका ना कोई मिसाइल कामयाब हुआ। उनको किसने ब्लॉक किया? भारत के इंडिजिनियस सिस्टम्स ने। तो जो कैलिबर निकला है भारत के अपने सिस्टम्स का, मेक इन इंडिया का, अपने DRDO का, अपने इनिशिएटिव का, मेरे ख्याल इससे अच्छा कोई उदाहरण दुनिया को नहीं मिला होगा कि दो न्यूक्लियर पावर देश
और जिसके अंदर भारत ने ये दिखा दिया कि हम पीछे नहीं मुड़ेंगे और न्यूक्लियर धमकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने जो टारगेट चुना है वो हम एंगेज करेंगे और आगे का देखेंगे और कहीं पे एस्केलेशन नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल ये मैसेज, ये टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक जो जो इंटीग्रेशन है, ये कम ही देखने को मिलेगा दुनिया में। जी, मेजर जनरल, आपने कहा टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी एक लंबे समय से जो चली आ रही थी उसमें भी एक बड़ा बदलाव किया है, जिसको कि दुनिया ने देखा कि भारत किस तरह से न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में और खासकर इस उन्नत तकनीक के साथ जो तमाम इस नए एज का जो वॉरफेयर है, न्यू एज वॉरफेयर जिसे कहा जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ उन्होंने न सिर्फ साइबर को ध्यान में रखते हुए, लेकिन भारत ने अपनी पूरी उस स्ट्रैटेजी को पूरे तरीके से बदला और वो दुनिया को दिखाया है कि किस तरह से अगर भारत के सामने इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो भारत आज स्वदेशी तकनीक और अपने स्वदेशी आत्मनिर्भरता के साथ किस तरह से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। देखिए, बेसिक पॉइंट है कि जब भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी, अपना एंड स्टेट डिसाइड करी थी कि हमको ये करना है, उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी कि कहां तक बात बढ़ेगी, किस प्रकार हम हैंडल करेंगे और उसके लिए उसने पूरी तैयारी करी थी। ये पता था कि पाकिस्तान की तरफ से काउंटर आएगा। जितने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स थे वो डिप्लॉय ही नहीं, पूरे एक्टिवेट थे, पूरे रेडी थे। जो हमारे ऑफेंसिव सिस्टम्स थे वो तैयार थे और भारत ने इतना मोबिलाइजेशन नहीं किया जितना पाकिस्तान ने किया। भारत को पता था कि हम किस प्रकार हैंडल करेंगे और मेरे ख्याल ये जो स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, तीनों सर्विसेज का इंटीग्रेशन, हर इक्विपमेंट का इंटीग्रेशन, आप हैरान हो गए कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉयड थे वो सिर्फ एयरफोर्स के नहीं थे, एयरफोर्स और आर्मी के दोनों के थे और दोनों इंटीग्रेटेड, दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे और ये डिसाइड हो रहा था कि कौन सा टारगेट, कौन सा इक्विपमेंट एंगेज करेगा और हर चीज सक्सेसफुल था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था, चाहे वो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से, चाहे वो मिसाइल से, चाहे वो रेडार्स एयरफोर्स के थे और आर्मी के रेडार्स से जो इंटीग्रेट हो गए थे। जहां तक आर्टिलरी फायरिंग होती है, जहां आर्टिलरी फायरिंग होती है वहां पे एयरफोर्स कम जाती है क्योंकि फ्लाइट से कहीं डैमेज हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है और ये सारा कुछ जो आपने इंटीग्रेट करना, इंप्लीमेंट करना ऑन ग्राउंड, बिना कोई एरर के, बिना कोई गलती के, बिना कहीं पे कुछ रॉन्ग टारगेटिंग करके, कोई सिविलियन पॉपुलेशन को नहीं हिट करना, इतनी एक्यूरेसी के साथ जो भारत ने दिखा दिया, मेरे ख्याल बहुत कम देश है जो ये दिखा पाएंगे और खास तौर पे जो मॉडर्न एज युद्ध है, ये एक सैंपल है दुनिया के लिए कि अगर दो देशों को युद्ध में जाना है और कहीं सिविल डैमेज नहीं करना है तो ये तरीका है जो भारत ने अपनाया है। मेरे ख्याल इससे अच्छा एग्जाम्पल कहीं मिलेगा नहीं। जी, मेजर जनरल, हालांकि हम ये मानते हैं कि एक लंबे समय से भारत किसी भी युद्ध वाली परिस्थितियों में नहीं रहा है और दुनिया में जहां जहां युद्ध हो रहा है उसमें भारत का स्टैंड बहुत ही साफ रहा है। भारत ने हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा है भारत कि बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाया जाए। यहाँ भी पाकिस्तान के साथ भी भारत का यही रुख था, लेकिन अंततः भारत को एक कदम आतंकवादियों के अड्डों के खिलाफ पाकिस्तान में उठाना पड़ा और उस उठाने की जवाबी कार्रवाई में भी हमने देखा कि किस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई में भी इतना सटीकता से जो हमले किए हैं वो एक सिर्फ संकेत और संदेश देने की दिशा में थे। क्या आप ये मानते हैं कि कोई भी देश, भारत आज एक तरह से एक पूरा उदाहरण है ऐसे देशों के लिए जहां आप अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करें, बढ़ाते रहें, बदलते वक्त में मॉडर्न भी बनाएं, लेकिन इसके साथ कि आप पहले कहीं प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी सैन्य क्षमताओं को ना बढ़ाएं, इस पर भी ध्यान दें। इस तरह से भी काम करने की जरूरत नहीं है, आपको हर समय तैयार रहने की जरूरत है। देखिए, जैसे पीएम मोदी ने कल कहा और बहुत बार कहा है कि दिस इज नॉट द एरा फॉर वॉर, बहुत क्लियर मैसेज था और उन्होंने कल बहुत क्लियर शब्द किया कि वी आर एंटी टेररिज्म और हमारी लड़ाई सिर्फ टेररिस्ट के साथ है और टेररिस्ट के सपोर्टर्स के साथ है, हमारी लड़ाई अवाम के साथ नहीं है। ये मैसेज जो उन्होंने दिया यही स्ट्रैटेजी में डाला गया और इसी को इंप्लीमेंट किया। अगर आप देखो जो बिल्डिंग्स हिट करी, कहीं पे
सिविल पॉपुलेशन के ऊपर कोई हिट नहीं हुआ, कहीं पे कोई स्कूल, कोई मस्जिद, कुछ नहीं टच किया गया। और उधर से उल्टा अगर आप देखो, जब पाकिस्तान ने फायरिंग करी, उन्होंने कभी कोई सोचा नहीं कि हम कहाँ पे एंगेज कर रहे हैं। गुरुद्वारे हिट किए, मंदिर हिट किए। ये जो उनका और हमारे अंदर ये फर्क है, हमारा एम क्लियर था, सरकार ने एम ले डाउन किया था, आर्म फोर्सेस ने उसको इम्प्लीमेंट किया, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, जॉइंट इंटीग्रेशन इस्तेमाल किया, हर डिफेंस का, हर सर्विस का, हर इक्विपमेंट जो है उसको इंटीग्रेट करके जॉइंटली ऑपरेट करवाया। जी मेजर जनरल, एक ऐसे समय जब विश्व में कई ऐसी जगह एक तरह से संकट का समय है, युद्ध जारी है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत ने 21वीं सदी में ये बताया कि किस तरह से मेड इन इंडिया या न्यू वॉरफेयर एज में भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो कम से कम कोलैटरल डैमेज के साथ किस तरह से सफल दिखाई देता है? 3 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ये दुनिया को दिखा दिया। भारत ने ये मैसेज दिया कि हमारे जो इक्विपमेंट है, जो हमारा इंडिया मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है, जो हमारा इंडिजीनियस इक्विपमेंट है, ये दुनिया के साथ कोई भी इक्विपमेंट से कंपेयर करो उससे अच्छा है या उसके काबिल है। दूसरी बात, अब हम दुनिया को बोल सकते हैं कि अगर आपको इक्विपमेंट खरीदना है, ये ट्रायल टेस्टेड है, ये लड़ाई में प्रूव किया गया है और ये सक्सेसफुल है। इसमें से एक केस नहीं निकला जहां पे गलत इंसिडेंट हुआ, रॉन्ग टारगेट हिट हुआ। मेरे ख्याल अब इंडिया का जो मेक इन इंडिया, जो हमारी इच्छा, जो हमारा एम था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, मेरे ख्याल वो एम अब पूरा होगा। और दूसरी बात जो भारत ने दिखाया, जो अभी जो बाकी 2 मेजर युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास के साथ, वो युद्ध महीनों से, सालों से चल रहे, और भारत ने अपना मैसेज 3 दिन के अंदर क्लियर कर दिया कि हमने जो हमको बताना था हमने बता दिया, जो हमको कन्वे करना था हमने कन्वे कर दिया। अब दूसरे के हाथ में है, अब पाकिस्तान के हाथ में। अगर आपको पीस चाहिए तो आप भारत का जो मैसेज है वो आप इम्प्लीमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मेजर ख्याल जनरल। इससे अच्छा नहीं जी मिलेगा। जी मेजर जनरल, बहुत बहुत धन्यवाद एक तरह से पूरी समीक्षा करने का कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ भारत की सैन्य शक्ति का भारत ने प्रदर्शन किया, बल्कि मौजूदा दौर में भारत ने यह भी बताया कि न्यू एज वॉरफेयर में किस तरह से स्वदेशी निर्मित तमाम सैन्य उपकरणों के साथ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है। इसी के साथ आपको दिखाते हैं वो तमाम दृश्य जो पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर लगी रोक के बाद सीमावर्ती इलाकों में अब जनजीवन सामान्य हो गया है। कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, राजौरी और सांबा में स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं तमाम स्कूलों को जिनको बंद कर दिया था एहतियात के तौर पर, उन स्कूलों को भी अब खोल दिया गया है। बाजारों में रौनक वो वापस लौट गई है। तमाम सीमावर्ती उन इलाकों में जहां पाबंदियां की गई थी, कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, उनकी अब बहाली कर दी गई है और जनजीवन सामान्य दिखाई दे रहा है। इस दौरान जहां एक तरफ लोग सामान्य गतिविधियों में व्यस्त नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल खुलने के साथ ही बच्चे भी अपनी कक्षाओं में पढ़ते नजर आए हैं। तो बीते 24-48 घंटे से सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह से